हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री में भी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्लास होने वाला है, तो चलिए जितना जल्दी हो सकते हैं क्लास को स्टार्ट करें। हम लोगों को पढ़ना है बाबू एंशिएंट हिस्ट्री। क्या पढ़ना है? एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग कौन से एरा को देखने वाले हैं बाबू? जो पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक एरा है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। मतलब जो पाषाण काल है, बेसिकली इसको हम लोग देखने वाले हैं। पाषाण काल में जो विभिन्न प्रकार के काल होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्लाइड्स है, स्लाइड्स को पहले कवर कर लें, उसके बाद इंट्रो देते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं द फर्स्ट ह्यूमन इन्वॉल्व इन अफ्रीका ड्यूरिंग द Paleolithic era or Stone Age, which span the period history from 2.5 million about 10,000 BCE। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहां पे पहली बार ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। कौन से एरा में? पेलियोलिथिक या फिर स्टोन एज। मतलब जो पाषाण काल है, पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब क्या होता है भाई? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, काल का मतलब होता है युग, मतलब पत्थर युग। पत्थर युग में ह्यूमन धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। और ये टाइमिंग कब का है भाई? टाइमिंग देखिए, टाइमिंग है 2.5 मिलियन। और फिर 2.5 मिलियन से आगे हम आएंगे तो यहाँ पे 10,000 जो BCE है, यहाँ तक की चीजों को हम लोग कवर करेंगे। मतलब ये कहानी उस समय की है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम ह्यूमन लिव्ड इन द स्मॉल ग्रुप एज अ हंटर एंड गैदरर। मतलब इस समय ये छोटे छोटे ग्रुप में रह रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब छोटे ग्रुप में रह रहा है और उस टाइम की बात है तो उस समय रिसोर्सेज तो हमारे पास है नहीं, तो वो उस समय हंटर रहेगा, गैदरर रहेगा, मतलब एक तरीके से खाद्य संग्राहक होगा और शिकारी होगा। ठीक है ना? With clear genders division for the labors, the men hunted animals while the women gather food। मतलब जो मेल होते थे वो हंटिंग का वर्क करते थे और जो फीमेल होती थी वो फूड गैदरिंग का वर्क करती थी, सच एज फ्रूट्स नट्स एंड बेरीज फ्रॉम द लोकल एरिया। ठीक है ना? मतलब उस समय वो एक तरीके से वो ऐसे टाइम पीरियड में है कि वो आदि मानव की तरह जी रहे हैं, जानवरों की तरह जी रहे हैं। और एक टाइम के बाद वो ह्यूमन यानी कि एक तरीके से सिविलाइजेशन में डेवलप हो जाएंगे। कैसे होंगे ये बताएंगे, लेकिन ये उस टाइम पीरियड का काम मतलब उस टाइम पीरियड की बातें हम बता रहे हैं जब वो आदि मानव की तरह रहे हैं, जानवरों की तरह रह रहे हैं। ठीक है ना? सिंपल टूल्स मेड ऑफ स्टोन, मतलब स्टोन के सिंपल टूल्स होंगे। ठीक है ना? वुड एंड बोन्स, जो हड्डी होती है, जो वुडन होते हैं, उसके छोटे छोटे ये लोग क्या बनाएंगे? इसके छोटे छोटे ये लोग वेपन्स बनाएंगे। ठीक है ना? हथियार बनाएंगे। एंड हैंड एक्स, फ्लिंट एंड स्पेयर हेड वेयर यूज टू थ्रो द दिस पीरियड। मतलब उस समय ये लोग लकड़ी के हथियार, पत्थरों के हथियार और हड्डियों के हथियार बना करके यूज करते हैं। फायर वाज कंट्रोल्ड विच क्रिएटेड हीट एंड लाइट अलाउड टू कुकिंग। मतलब इस समय ये लोग क्या कर लिए थे? इस समय क्रिएट कर लिए थे किसको? आग यानी कि फायर को। ठीक है ना? फायर को यानी कि आग को क्रिएट कर लिए थे। इसीलिए कहा जाता है कि जो आग की खोज हुई है ये कब हुई थी? तो पाषाण काल में हुई थी। और पाषाण काल में कब? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है ना? अफ्रीका में सबसे पहले मानव का विकास पूरा पाषाण काल में, पाषाण युग के दौरान हुआ। 25 लाख ईस्वी पूर्व लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक फैला हुआ, मतलब 25,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। और उस समय छोटे छोटे समूहों में शिकारी संग्राहक के रूप में रहते हैं। और यहाँ पे श्रम व्यवस्था की बात किया जाए तो लैंगिक विभाजन था, जैसे पुरुष जानवरों का शिकार करते थे, महिलाएं स्थानीय क्षेत्र से फल वगैरह क्या करती हैं? कवर कर लेती हैं। ठीक है? पूरे काल में पत्थर, लकड़ी, हड्डी से बने साधारण से हथियारों का ये लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो ये उस टाइम पीरियड की बात है। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, आगे देखिए। ह्यूमन काइंड ग्रेजुअली, अच्छा ये बात कब की हो रही है? ये जब सिविलाइजेशन नहीं डेवलप हुआ था उसके पहले की बात हो रही है। ह्यूमन काइंड ग्रेजुअली इवॉल्व द अर्ली मेंबर्स ऑफ द जीनियस होमो, सच होमो हैबिलिस who used simple stone tools to fully behavioralize and automatically modern humans, homo sapiens during the paleolithic era। जब paleolithic era आता है तो धीरे धीरे मानव के जो अगली ब्रीड थी, एक तरीके से होमो सेपियंस जो प्रजाति थी, वो थोड़ी सी चालाक थी और धीरे धीरे अपना सब कुछ चेंज करने लगी। ऑटोमेटिक सारी चीजें चेंज होती गई और व्यवहारिक रूप से, शारीरिक रूप से वो मजबूत होते चले गए। और एक टाइम के बाद वो हथियार को बेहतरीन तरीके से यूज करना भी सीख लिए थे। ठीक है ना? ठीक है,
ड्यूरिंग दिस एंड द पेलियोलिथिक specifically the middle and or copper paleolithic humans being the produce the earliest work or art and engage in the religious and spiritual behavior such as the burial and rituals। ठीक है ना। और इस समय धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। इस समय वो लोग पूरा पाषाण काल का अंत हो रहा था, धीरे धीरे वो चीजें चेंज करने लगे, कुछ स्पिरिचुअल चीजें, कुछ रिलीजियस चीजें आ गई। ठीक है ना। मतलब एक तरीके से कृतियों का निर्माण होने लगा, फिर दाह संस्कार वगैरह चीजें शुरू हो गई, धार्मिक चीजें उस समय आ गई। ठीक है ना। जैसे कि दफनाना अनुष्ठान ये सब आ गया। पूरा पाषाण काल के मानव खानाबदोश थे जो अक्सर भोजन के दुर्लभ होने पर अपनी बस्तियां बदलते रहते हैं। परिणाम स्वरूप मानव अफ्रीका से लगभग 60,000 साल पहले शुरू हुआ, यूरेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया में फैल गया। लगभग 40,000 पहले वे यूरोप में भी प्रवेश कर चुके थे। ठीक है। ये बताने का मतलब क्या है, ऐसे समझिए। आइए समझाते हैं हम आपको। ठीक है, ऐसे समझाते हैं हम आपको। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे पेज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेज ले लेते हैं, यहाँ पे हम आपको समझाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे देखिए, जब हम बात करते हैं मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई? मानव की उत्पत्ति हुई है आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां पे। ठीक है, कब? आज से लगभग 25 मिलियन साल पहले। आज से लगभग 25 मिलियन साल पहले। अब एक चीज यहाँ पे देखिए भाई, जो मानव का उत्पत्ति 25 मिलियन साल पहले हुआ है। ठीक है, ये व्हाइट वाला दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, जो 25 मिलियन साल पहले हुआ है। ठीक है, अब इसमें धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। होमोसेपियंस एक ऐसी प्रजाति जो धीरे धीरे डेवलप हुई, और ये उस समय क्या कर रहे हैं? उस समय छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे छोटा हथियार कौन सा? हड्डी का, लकड़ी का। ठीक है, और साथ ही साथ ये लोग पत्थर का हथियार का यूज कर रहे हैं। ठीक है, पत्थर के हथियार का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय ये मानव पूरी तरीके से खानाबदोश था। ठीक है, लेकिन काल कौन सा चल रहा है? काल चल रहा है पाषाण काल। कौन सा काल चल रहा है? पाषाण काल चल रहा है। लेकिन अब हम थोड़ा सा इतिहास के विभाजन की बात करेंगे, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, इतिहास के विभाजन की बात करेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए समझाते हैं हम इतिहास के विभाजन। इतिहास, क्या ये कलर दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा? मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है ये कलर दिखाई देगा। ठीक है, ये कलर मुझे लग रहा है दिखाई देगा। इतिहास का विभाजन। ठीक है, इतिहास का विभाजन, सिंपल सा इतिहास का विभाजन देखिए कैसे हो सकता है। इतिहास का विभाजन हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो था, ये था प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और तीसरा जो है वो है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास या फिर प्राचीन इतिहास। ठीक है, फिर मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझिए प्रागैतिहासिक काल में हम टोटल पाषाण काल को पढ़ेंगे, साथ ही साथ ताम्र काल को भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों को क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जिस भी समय का जो साक्ष्य मिलता हो, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है ना, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब यहाँ पे कोई लिपि है नहीं है, मतलब जिस एरा का कोई लिपि नहीं है, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे बोलेंगे हम लोग प्रागैतिहासिक काल। और इसके अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे, पाषाण काल को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग किसे पढ़ेंगे? पाषाण काल को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में ऐसा सिचुएशन है कि लिपि मिली है, लेकिन लिपि पढ़ी जा सकी है क्या?
पढ़ी जा सकी है क्या? ना बाबू, लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। तो क्या यहाँ पे जो लिपि मिली है सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें लिपि भाव चित्रात्मक मिली है, भाव चित्रात्मक जो कि अभी तक अपठित है, पढ़ा ही नहीं गया है। साथ ही साथ वैदिक कल्चर के भी कुछ ऐसे लिपियां हैं जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो कुछ हद तक हम लोग वैदिक कल्चर को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है आपका मौर्य युग। मौर्य युग के जस्ट पहले जब हम लोग जाते हैं हर्यक वंश से हमारा कहानी स्टार्ट होता है ऐतिहासिक काल का। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई? यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। ये था आपका ऐतिहासिक विभाजन। हालांकि आगे हम जब और भी क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे, जब हम सभ्यता, जब सिविलाइजेशन की बात करेंगे, सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुआ, सभ्यता कैसे डेवलप हुई, जब उसकी बात हम लोग करेंगे तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे इतिहास का विभाजन किया गया। आने वाले समय में इतिहास का विभाजन का धीरे धीरे जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। ठीक है, कैसे चेंज हुआ हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। देखिए, ड्यूरिंग अबाउट 10,000 BCE a major change occurred in the way of human life. This would have the cascading effect on every part of the human society and cultures. That change was the Neolithic revolutions. ठीक है ना, लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व के दौरान मानव जीवन की शैली में बदलाव आया। इसका मानव समाज और संस्कृति के हर पहलू पर व्यापक प्रभाव पड़ा और वह बदलाव नवपाषाण क्रांति थी। ठीक है ना, वह बदलाव क्या थी? नवपाषाण क्रांति थी। ठीक है, चलिए भाई, चलिए ये है आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का बैच। हमने सोचा कि इसको भी आपको दिखा देना जरूरी है। सारथी नामक बैच है बाबू, फर्स्ट सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि टाइम तो बीतता जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कर लोगे तब आपके लिए ज्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट लिस्ट देख लेते हैं बाबू। हिंदी है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स है। ठीक है ना, सब्जेक्ट लिस्ट जो है इसके अकॉर्डिंग हम लोगों के पास कितने सब्जेक्ट हैं भाई? हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको मिलने वाला है। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अच्छा, जो इसके फीचर्स हैं इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसके जो फीचर्स हैं उसमें है थ्योरी क्वेश्चंस। थ्योरी क्वेश्चंस आप कहेंगे सर जी हम लोग का एग्जाम पैटर्न तो एमसीक्यू है, आप थ्योरी क्यों दे रहे हैं? थ्योरी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि क्या पता अगर आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया सडनली तो फिर आप क्या करोगे, समस्याएं आपके साथ हो जाएंगी। इसलिए आपको थ्योरी भी दिया जाएगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम पर या फिर आपका जब एग्जाम हो तो पैटर्न बदलने का कोई भी ज़्यादा आपके एग्जाम पर इफेक्ट ना पड़े, आपका नंबर जो है वो कम से कम बेहतरीन हो। और ये टारगेट सेमेस्टर का वादा है कि आपको केवल और केवल पास नहीं कराएंगे बल्कि रैंक लाने की भी जिम्मेदारी देते हैं भाई, रैंक लाने की जिम्मेदारी देते हैं। ठीक है ना भाई, टारगेट सेमेस्टर आपके लिए रैंक की जिम्मेदारी खुद ले रहा है। ठीक है, ऑलरेडी बच्चों के रैंक आए हैं। अगर आपको देखना होगा तो जा करके आप टारगेट गुरुकुल चैनल में जो सम्मान समारोह की वीडियोस है वहां के जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्लास नोट्स मिलने वाले हैं और क्लास भी मिलने वाले हैं, नोट्स भी मिलने वाले हैं और लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेंगे आपको। ये सब के सब कहाँ पे मिलेंगे? ये सब के सब आपको टारगेट गुरुकुल ऐप में मिलेंगे, तो जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। शॉर्ट नोट इसलिए मिलने वाले हैं क्योंकि शॉर्ट नोट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्या भाई वीडियो रुक गई? एक मिनट, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं, इसकी भी आपको बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ों को एक तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए शॉर्ट नोट्स ही बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और पर्सनल मेंटरशिप, यहाँ पे जितने भी मेंटर्स आप देख रहे हैं किसी के भी मेंटरशिप में आप लोग जुड़ सकते हैं, पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी बातें मुझे क्लियर है ऐसा लग रहा है। लिमिटेड ऑफर है बाबू,
599 अभी आपको बैच मिल रहा है 599 में, जितना जल्दी हो सके कवर कर लो, क्योंकि अगर बैच का प्राइस बढ़ गया तो फिर दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग अब देखेंगे पूरा पाषाण संस्कृति। क्या देखेंगे भाई? पूरा पाषाण संस्कृति। क्यों? क्योंकि हम लोग पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था भाई? पूरा पाषाण काल में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस समय व्यक्ति जो थे, जो मानव थे, वो खाना बदोश थे। ठीक है ना, जो मानव थे वो शिकारी थे, संग्राहक थे, हंटर थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था। हाँ, लेकिन एक चीज हुआ था कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। पूरा पाषाण काल की जो सोसाइटी है, जो समाज है, जो संस्कृति है, उसको पहले हम लोग देखेंगे कि इस समय मनुष्य कैसे रह रहे हैं। ठीक है, टाइपिकल पेलोलिथिक सोसाइटीज फॉलोड द हंटर गेदर इकोनॉमी। मतलब यहाँ की इकोनॉमी का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? एक तरीके से शिकारी और संग्राहक, 2 ही स्रोत था, दूसरा कुछ था ही नहीं। मतलब ये भोजन को इकट्ठा करते थे। इसमें भी हमने आपको शुरू में ही बताया कि मेल फीमेल दोनों का अलग अलग वर्ग था। जो मेल होते थे वो हंटरिंग करते थे, वो शिकार करते थे, और जो फीमेल होती थी वो फूड गैदरिंग का वर्क करती है, मतलब भोजन को इधर उधर से बिटोर करके लाती थी, रखती थी। ठीक है, खाद्य संग्राहक भी थे। ठीक है, human hunted wild animals for meat and gather food, firewood and materials for their tools, clothes and shelters। ठीक है ना, एक तरीके से ये लोग जंगली जानवरों पर ही पूरी तरीके से डिपेंड थे। मनुष्य मांस के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था और भोजन के लिए उनके मांस का प्रयोग करता था। जलाऊ लकड़ियां इधर उधर से ढूंढ के लाता था और अपने औजार बनाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग करता था, बोन्स का प्रयोग करता था, और जो स्टोन होते थे उसका प्रयोग करता था, और कपड़े या आश्रय के लिए सामग्री इकट्ठा करते थे। जो चमड़ी होती थी उसी के ये लोग कपड़े वगैरह बना करके पहनते थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। द एडप्टेशन of both technologies, clothing and shelters cannot be dated exactly, but they were key humanity to progress। मतलब एक तरीके से वस्त्र और आश्रय ये कब इनको मिला, ये इसकी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन एक तरीके से जब ये मिला और जब इसका ये लोग टेक्नोलॉजी यानी कि इस तकनीक का यूज किए, तभी से ये लोग धीरे धीरे मानवता की तरफ बढ़ने लगे। कब हुआ इसका कोई फिक्स डेट पता नहीं है, क्योंकि इसको पता लगाना एक तरीके से पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे डेवलप हो गए जैसे तैसे। आगे देखिए कह रहा है, एज अ पेलोलिथिक एरा प्रोग्रेस्ड डिवेलिंग्स बिकम द मोर sophisticated, more elaborated and more house-like। At the end of the Paleolithic era, human begins to produce works and arts such as the cave paintings, rock arts and jewelries, and began to engage the religion behavior such as the burial and ritual। ठीक है ना, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये लोग क्या हो रहे हैं भाई, जैसे जैसे ये पूरा पाषाण काल खत्म हो रहा है, आवास मिल गया इन लोगों को, धीरे धीरे ये लोग शेल्टर में रहने लगे। पूरा पाषाण काल के जब अंत में आते हैं तो ये लोग गुफा में चित्रों को भी बनाने का काम करते हैं। आपके उदाहरण के तौर पे भीमबेटका है, ठीक है ना। उसके बाद शैल कला, उसके बाद आभूषण जैसी कलाकृतियां बनाना, ये सब करने लगे। साथ ही साथ ये लोग धार्मिक अनुष्ठान और व्यवहारों में भी धीरे धीरे आने लगे। दफनाने की प्रक्रिया इन्होंने सीख ली थी, मतलब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इन्होंने सीख लिया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि अर्ली मैन चूज लोकेशन दैट कुड बी डिफेंडेड अगेंस्ट द predators and revolts and that were sheltered from inclement weather। मतलब एक तरीके से जो शिकारी वगैरह थे, ठीक है ना, अगेंस्ट जो रिवल्स थे या फिर प्रेडेटर्स हैं, इन सबों से बचने के लिए, एक डिफेंड करने के लिए एक लोकेशन को ढूंढा इन लोगों ने। ठीक है ना, एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे स्थान को उन्होंने चुना जहां से शिकारियों और प्रतिद्वंदियों से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। मतलब शिकारी और प्रतिद्वंदी, जो प्रतिद्वंदी का मतलब भाई ह्यूमन ही है लेकिन हमारे खिलाफ है वो, और उसके बाद शिकारियों से बचने के लिए एक तरीके से
और साथ ही साथ खराब मौसम से बचने के लिए इन्होंने कुछ ऐसे जगह को चूज किया या फिर चुना जो इनके एडॉप्टेशन के लिए बढ़िया था, ठीक है ना। ऐसी कई नदियां, स्थान, झील, झरनों के पास ये लोग गए या फिर जा सकते थे। शायद आसपास कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी थी, वहां पर भी ये लोग रहते थे, जो सरल स्थल के रूप में काम कर सकती थी, ठीक है ना। वहां पे रहते भी थे। क्योंकि पानी कटाव कर सकता था और भूदृश्यों को काफी हद तक बदला जा सकता है, इसलिए इनमें कोई शिविर स्थल नष्ट हो गए हैं। इसलिए पूरा पाषाणकालीन आवासों के बारे में हमारी समझ सीमित है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग ऐसे ऐसे रह सकते थे, या फिर गुफाओं में थे, या फिर किसी ऐसे लोकेशन पे थे जहाँ पे लोकेशन बढ़िया था, नदियों के किनारे रहा करते थे। ये सिर्फ सिर्फ हम लोग का अंदाजा है, वास्तविकता क्या है अभी हम लोग को ये पता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आवास और आश्रय को हम लोग देखते हैं कि भाई इन लोगों का आवास और आश्रय कैसा था। एक तरीके से जो इनका ड्वेलिंग्स और शेल्टर्स है ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में चलिए समझते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि एज अर्ली 380,000 BCE human constructing टेम्पररी वुड टू हट्स। मतलब एक तरीके से उस समय आज से 3,80,000 साल पहले मनुष्य क्या कर रहा है, अस्थायी झोपड़ियां लकड़ी का बनाने लग रहा है, ठीक है ना। अदर टाइप्स ऑफ हाउस एग्जिस्ट दैट वेयर मोर फ्रिक्वेंटली कंपेसाइट, ठीक है ना, कंपेसाइट इन केव इन द ओपन एयर एंड ओपन एयर विथ लिटिल इन द वे टू फॉर्मल स्ट्रक्चर्स। मतलब और भी विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के घर मौजूद हैं इस समय। गुफाओं में, खुले वातावरण में शिविर स्थल होते हैं। आगे देखिए, द ओल्डेस्ट एग्जांपल्स आर शेल्टर विद इन केव फॉलोड बाई हाउस ऑफ वुड, स्ट्रॉ एंड रॉक। अ फ्यू एग्जांपल एग्जिस्ट ऑफ हाउस बिल्ड बट आउट ऑफ बोन्स, ठीक है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो उस समय संरचनाएं, उस समय औपचारिक संरचनाएं, मतलब डिफरेंस प्रकार की संरचनाएं अलग अलग थी। सबसे पुराने उदाहरण गुफाओं में भीतर का आश्रय स्थल है। उसके बाद लकड़ी, पुआल, पत्थर के घर, हड्डियों के बने घर के कुछ उदाहरण मिलते हैं। मतलब हम यूं कहें ऐसे सिंपली समझो कि भाई जो ह्यूमन की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो होती है अफ्रीका से। अफ्रीका से स्टार्ट होती है ह्यूमन की उत्पत्ति, और धीरे धीरे ये लोग हर जगह फैल जाते हैं। फैलने का कारण क्या था, फूड या फिर जो मांस था, ठीक है ना। इधर उधर फैल गए ये लोग। तो फैलने का कारण या तो फूड गैदरिंग था या फिर मांस था। दूसरी बात ये कि धीरे धीरे ये लोग डेवलप होने लगे, होमोसेपियंस नामक प्रजाति आ गई। धीरे धीरे जब डेवलप होने लगे तो अपने आप को ये पूरी तरीके से चेंज करने लगे। क्या करने लगे, पूरी तरीके से चेंज करने लगे। और ये लोग शेल्टर में रहने लगे और अनुकूलन वातावरण में रहने लगे। ये लोग जो हथियार थे वो लकड़ी के बनाने लगे, बोन्स के बनाने लगे, पत्थर के बनाने लगे, और भी विभिन्न प्रकार की चीजों से ये लोग कवर करने लगे, ठीक है। और एक टाइम के बाद ये कंप्लीटली घर वगैरह बनाना भी सीख गए, रहना भी सीख गए, और आवास और आश्रय इन लोगों का धीरे धीरे बढ़िया होने लगा, एक तरीके से डेवलप होने लगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देख सकते हैं ये उनका घर और आवास था। इस तरीके से वो लोग अपना घर वगैरह बना करके रहते थे। ये दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इमेज आपके दिमाग में ज्यादा बैठ जाती है, ठीक है। तो ये घर वगैरह इस तरीके से बना करके रहने लगे थे, ठीक है। आगे देखिए, केव आर मोस्ट फेमस एग्जांपल्स ऑफ द पैलियोलिथिक शेल्टर्स थ्रो द नंबर्स ऑफ केव यूज्ड बाय पैलियोलिथिक पीपल्स to drastically small relative the numbers of the hominids through to have lived on earth at the time। मतलब गुफाएं जो पूरा पाषाणकालीन थी, इसके जो गुफाएं हैं या फिर एग्जांपल हैं ये बहुत फेमस है। हालांकि पूरा पाषाणकालीन लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली गुफाएं संख्या में उस समय पृथ्वी पर रहने वाले मानव की संख्या की तुलना में बहुत कम है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उस समय जो मानव गुफाएं वगैरह बना करके रहते थे उसके अकॉर्डिंग आज वर्तमान समय में देखा जाए तो इसका साक्ष्य बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मानव ने संभवतः कभी किसी गुफा में प्रवेश किया ही नहीं होगा, ऐसा भी आइडिया लगाया जाता है। तो उस समय अधिकांश मानव ऐसे ही रहे होंगे जो किसी गुफा में कभी गए ही नहीं होंगे, ठीक है। और गुफाओं में रहना तो और भी कठिन था। फिर भी मानव बस्तियों के अवशेष दिलचस्प पैटर्न को दर्शाते हैं। मतलब उस समय के जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं
ये लोग बेहतरीन तरीके से, ठीक-ठाक तरीके से शिकारी की तरह रहते थे। निएंडरथल एक जनजाति है, 1000 वर्षों तक चूल्हा जलाए रखा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कोयले का राख ढेर जमा हो गया और एक अन्य गुफा में मिट्टी के फर्श बने खंभों के छेदों से पता चलता है कि निवासियों ने गुफा की छत से टपकते पानी को खुद से बचाने के लिए छत सहित किसी प्रकार का आश्रय या घेरा बनाया होगा। वे अक्सर गुफाओं के पिछले हिस्से को कूड़ेदान के रूप में इस्तेमाल करते थे, अपना कचरा वहीं डालते थे। मतलब एक तरीके से हम ये कहें कि ये लोग घर बना करके रहते थे, गुफाओं में रहते थे, गुफाओं को मकान की तरह यूज करते थे, गुफाओं के विभिन्न हिस्सों को अपने हिसाब से, अपने एडॉप्टेशन के हिसाब से ये लोग यूज करते थे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए भाई। उच्च पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल का नवीनतम भाग है। मतलब पुरापाषाण काल में अगर हम देखें तो एक आपका पुरापाषाण काल हो गया, एक मध्यपाषाण काल हो गया, एक उच्च पाषाण काल हो गया। तो मध्यपाषाण काल में मैं बता दूं, मध्यपाषाण काल में ही ये लोग दाह संस्कार करना सीख रहे हैं, यानी कि अंतिम संस्कार। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये लोग धीरे धीरे कृषि की तरफ इसी टाइम में बढ़ रहे हैं, कृषि की तरफ इसी टाइम में बढ़ रहे हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, इसी टाइम ये लोग जो जानवर हैं उनको पालतू बनाना सीख गए थे। और सबसे पहले पालतू बनाने का काम किया था इन्होंने कुत्ता को। किसको? कुत्ता को इन्होंने पालतू बनाने का काम किया था। और उच्च पुरापाषाण काल में ये लोग कृषि करना सीख गए हैं, ये लोग घर बना करके रहना सीख गए। ये सारी चीजें उच्च पुरापाषाण काल में हो गई थी। गुफाओं के घर के रूप में काम करना बंद कर दिया। इसके बजाय संभावना है कि वे प्राचीन लोगों के लिए तीर्थ यात्रा और धार्मिक समूहों के लिए सामूहिक स्थान बनाए गए। मतलब एक तरीके से ये देखा जाए तो इस समय ये जो अपर पैलियोलिथिक एज है, इसमें ये लोग केव जो है इससे बचना स्टार्ट कर दिए और खुद का अपना अनुष्ठान की तरह ये लोग अपना घर वगैरह बना करके रहना शुरू कर दिए। ठीक है, ये बातें क्लियर है? मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट जो है नो अ फ्यू टाइप्स ऑफ द शेल्टर यूज्ड टू एंशिएंट पीपल अदर देन केव्स। मतलब आधुनिक पुरातात्विक गुफाओं के अलावा प्राचीन लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ ही प्रकार के आश्रयों के बारे में पता है। मतलब हर प्रकार की गुफाओं में ये लोग नहीं रहते थे, कुछ विशेष प्रकार की गुफाओं में ही रहते थे अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, सम एग्जांपल डू एग्जिस्ट बट दे आर क्वाइट रेयर। मतलब कुछ उदाहरण मौजूद हैं लेकिन बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है ना? इन सेर्बिया a group of Russian scientists uncovered a house or tent with a frame constructed of mammoth bones। ठीक है ना? साइबेरिया में रूस के वैज्ञानिक, ठीक है ना, एक समूह ने विशालकाय हड्डियों से बना एक घर तंबू का पता लगाया। विशाल दांत छत को सहारा देते थे, जबकि खोपड़ियां और जांग की हड्डियां तब्बू की दीवारें थी। मतलब एक तरीके से हाथी को मान सकते हैं, हाथी का ये लोग हड्डी का प्रयोग करते थे घर वगैरह बनाने के लिए। ठीक है ना? आगे देखिए, द ग्रेट टास्क सपोर्टेड द रूफ व्हाइल द स्कल एंड थाई बोन्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द टेंट। several families could live inside where 3 small huts, little more than rings of stone, kept people warm during the winters. Around 50,000 years ago, a group of Paleolithic humans camped the lakeshores and southern France। ठीक है ना? कई परिवार अंदर रह सकते थे जहां 3 छोटे चूल्हे जो पत्थरों के छल्ले से थोड़े बड़े थे, सर्दियों में लोगों को गर्म रखते थे। मतलब एक तरीके से अपना रहने खाने पीने का व्यवस्था बना लिए थे। 50,000 साल पहले पुरापाषाण काल के मनुष्यों के एक समूह ने दक्षिणी फ्रांस में एक झील के किनारे डेरा डाला था। मतलब ऐसा माना जाता है वहां के साक्ष्यों के हिसाब से कि आज से 50,000 साल पहले जो दक्षिण समूह के लोग थे वो कहाँ पे जाकर के एक फ्रांस का दक्षिणी जो एरिया है यहाँ पे जाकर के अपना घर वगैरह बना करके ये लोग रह रहे थे। ठीक है ना? तो भाई आज की क्लास जो कि इंट्रो क्लास था, तो इंट्रो क्लास में आप देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें कवर की जाएंगी और फिर जो है आगे हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके बैच को परचेज कर लीजिए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।